अरे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः पॉलिटिकल साइंस में आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र या लोक प्रशासन के स्कोप की कि कहाँ कहाँ लोक प्रशासन का अध्ययन हम कर सकते हैं या किस सीमा तक हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे विभिन्न पहलुओं में हम देखते हैं। एक तो लोक प्रशासन का जब अध्ययन क्षेत्र हम करते हैं तो लोक प्रशासन के क्षेत्र की गतिविधि के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। उस गतिविधि के रूप में हम यह देखते हैं कि लोक प्रशासन का अध्ययन कहाँ कहाँ तक किया जा सकता है। जैसे इसमें इसके जो विचारक हुए हैं, कुछ विचारक उसे प्रथम विश्व के देशों तक अध्ययन मानते हैं, कुछ द्वितीय विश्व के देशों का अध्ययन मानते हैं और कुछ तृतीय विश्व के देशों का अध्ययन मानते हैं। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन हम उसकी विचारधारा के आधार पर भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत संकुचित विचारधारा और व्यापक विचारधारा के आधार पर लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को हम पोस्टकॉर्ब संबंधी दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इसके अंतर्गत पोस्टकॉर्ब यानी कि पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से ड्राफ्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग, इस आधार पर भी हम लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। और जो अंतिम बिंदु है जिसके आधार पर लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है वह है लोक कल्याणकारी विचारधारा के आधार पर। तो करेंगे और लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो जो लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है इसमें दो भागों में बांटा जा सकता है, यह बताया है, किंतु मैंने आपको बताया कि 4 भागों में हम लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र का अध्ययन को बांट सकते हैं। एक वर्ग के विचारक लोक प्रशासन की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में करते हैं कि लोक प्रशासन की सीमा के अंतर्गत सरकार के सभी विभाग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इसके क्षेत्र में आ जाती हैं। इस परिभाषा को स्वीकार करने पर प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी कार्य शामिल होंगे जो सरकार की संपूर्ण सार्वजनिक नीतियों को निर्धारित करने तथा उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए किए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा में लोक प्रशासन की अपनी विशिष्टता नहीं रह जाती है। लोक प्रशासन के संबंध में दूसरा जो विशिष्ट विचार वो यह है कि इसके अंतर्गत लोक प्रशासन का अध्ययन कार्यपालिका के उस पक्ष से संबंधित है जो व्यवस्थापिका के द्वारा निश्चित की गई नीतियों का व्यवहार में लाने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। इसलिए लोक प्रशासन कार्यपालिका से ही संबंधित है और उसी के नेतृत्व में काम करता है। यानी कि एक जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, तीनों को लोक प्रशासन के क्षेत्र के भीतर मानता है, किंतु दूसरा लोक प्रशासन के भीतर सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों को ही इसके अध्ययन के अंतर्गत मानता है। तो विषय के रूप में इसका जो अध्ययन है उसको हम और संकुचित विचारधारा यानी कि जो सिर्फ कार्यपालिका को इसके अध्ययन क्षेत्र के भीतर मानते हैं, और दूसरी है व्यापक विचारधारा जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को ही इसका अध्ययन विषय क्षेत्र माना जाता है। तो संकुचित विचारधारा जब हमने लोक प्रशासन की प्रकृति को देखा था तो वहां भी हमारे पास यह आया था कि लोक प्रशासन की प्रकृति को संकुचित विचारधारा और व्यापक विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है, जहां हमने प्रबंधकीय और एकीकृत विचारधारा के रूप में लोक प्रशासन को प्रकृति को विभाजित किया था। तो उसी क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, एक समान ही है, तो इसको देखते हैं। संकुचित विचारधारा कार्यपालिका तक ही लोक प्रशासन को सीमित रखती है। साइमन
पर्सी मैक्वीन तथा लूथर गुलिक इस मत के क्या हैं, प्रबल समर्थक हैं। तो आपको ये विचारकों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संकुचित विचारधारा के समर्थक कौन है। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन की विषय वस्तु मात्र कार्यपालिका से संबंधित मानी जाती है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी तंत्र, सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, प्रशासकीय नियंत्रण और उत्तरदायित्व, सामग्री प्रबंध आदि को क्या है, लोक प्रशासन का अध्ययन विषय माना जाता है। लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है, ऐसा लोक प्रशासन की संकुचित विचारधारा के जो समर्थक हैं उनका मानना है। लूथर गुलिक महोदय के अनुसार इसका विशेष संबंध क्या है, कार्यपालिका से है। इस कोटेशन को भी याद रखिए। स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है, यानी कि साइमन भी सिर्फ कार्यपालिका से ही लोक प्रशासन को संबंधित मानते हैं। इस विचारधारा के गुण अगर देखें तो लोक प्रशासन सीमित क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रहेगा और उसकी अध्ययन सामग्री व्यवस्थित रहेगी, ये इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है। अगर इसके दोष को देखें तो प्रशासन की गतिविधियां विधायिका और न्यायपालिका में भी संपादित होती है और इस कारण इस विचारधारा के अंतर्गत इसकी उपेक्षा हो जाती है। अब हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापक दृष्टिकोण लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित माना जाता है। विलोबी, वाइट, निग्रो, एफएम मार्क्स तथा फिफनर क्या है, इस मत के समर्थक हैं। इन पांचों जो विचारक हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये व्यापक विचारधारा के समर्थक हैं। प्रोफेसर हाइट महोदय के अनुसार लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा देते हुए वाइट लिखते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। अगर इसके गुणों की बात करें इस विचारधारा के, तो लोक प्रशासन की व्यावहारिक भूमिका की स्वीकृति विषय वस्तु को अधिक पूर्ण बनाती है, क्योंकि व्यावहारिक भूमिका की स्वीकृति विषय वस्तु को अधिक पूर्ण बनाती है, क्योंकि इसमें सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जा सकता है और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर दोष की बात करें तो विस्तृत क्षेत्र अस्पष्टता और भ्रम का कारण बनता है, क्योंकि क्षेत्र जब अधिक हो जाएगा तो क्या है, अध्ययन में हमको समस्या उत्पन्न हो सकती है। और लोक प्रशासन की राजनीति शास्त्र में घुसपैठ होती है, तब हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद विलोबी महोदय के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र का संबंध इन बातों से है। विलोबी महोदय ने सामान्य प्रशासन, संगठन, कर्मचारी वर्ग, सामग्री और वित्त, इन पांचों चीजों का अध्ययन को लोक प्रशासन के भीतर माना है। इसके बाद इसके जो विभिन्न विद्वानों की निष्कर्ष निकलते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में, इसको हम बाद में देखेंगे। इससे पूर्व लोक प्रशासन के हम अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से या गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन को के क्षेत्र को किस प्रकार बांटा जा सकता है उसको देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन को एक गतिविधि के रूप में 3 श्रेणियों में बांटा है: प्रथम विश्व के देश, द्वितीय विश्व के देश और तृतीय विश्व के देश। तो इस आधार पर लोक प्रशासन, क्योंकि एक विकासोन्मुख विषय है, अतः इसकी प्रकृति के अनुसार इसका क्षेत्र भी क्या है, विस्तारशील रहा है। लोक प्रशासन सरकार द्वारा निर्धारित गतिविधियों को संपन्न करता है। सरकार की गतिविधियों में भिन्नता देखी जाती है। राजनीतिक दर्शन और समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के अनुसार गतिविधियों में भिन्नता आती है। इसी का परिणाम है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न पाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, प्रथम विश्व के देशों में लोक प्रशासन का क्षेत्र। प्रथम विश्व के देश यानी कि पश्चिमी देश और जो विकसित देश हैं उन्हें प्रथम विश्व के देश कहा जाता है। उनमें लोक प्रशासन के अंतर्गत किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और कैसे उनका अध्ययन किया जाता है उसको हम देखेंगे।
नागरिक समाज पर थी, जैसे कि चर्च, मानवतावादी व्यक्ति आदि। यहाँ लोक प्रशासन का क्षेत्र कानून व्यवस्था को बनाए रखना, झगड़ों को सुलझाना, राजस्व संग्रहण करना, सुरक्षा तथा सामाजिक विस्तार तक सीमित था। और ये जो लोक प्रशासन का क्षेत्र था वो हस्तक्षेपवादी था, यानी कि जो राज्य थे वे कम से कम हस्तक्षेप क्या है सामाजिक जीवन में चाहते थे। हालांकि 19वीं सदी में औद्योगिकरण, शहरीकरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा जनसंख्या विस्फोट ने राज्य के कार्यों में विस्तार किया और मार्क्सवादी विचारधारा ने इन देशों में पूंजीवाद या उदारवादी विचारधारा के कारण व्यापक असमानता व सामाजिक तनाव की कमियों को उजागर किया। इसलिए राज्यों को अपनी आर्थिक व्यवस्था में क्या है हस्तक्षेप करना पड़ा। 19वीं शताब्दी में सामाजिक व आर्थिक विनिमय लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में जुड़ गए, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब, कमजोर व पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। 20वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के उदय, संचार, व्यापार संगठन, राजनीतिक संगठन व लोकतंत्र के विस्तार के कारण लोगों की भलाई व सेवा के लिए लोक प्रशासन क्षेत्र में क्या है बढ़ोतरी हुई, जिसे आगे चलकर प्रशासनिक राज्य कहा गया। वास्तव में यही समय था जब लोक प्रशासन का क्षेत्र तेजी से क्या है विकसित हुआ। तो जो प्रथम विश्व के देश हैं वहां लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम इस प्रकार देख सकते हैं। इसके पश्चात जो द्वितीय विश्व के देश हैं वहां में जो देश आते हैं वो विकासशील राज्य या जो विकास की दौड़ में अभी दौड़ रहे हैं उन राष्ट्रों का अध्ययन द्वितीय विश्व के देशों में किया जाता है। इन देशों में 20वीं शताब्दी में आकर ये समाजवादी देश बन गए। यहाँ लोक प्रशासन क्षेत्र का पूर्णतः विस्तार हो गया, लेकिन यहाँ भी 80 के दशक में, 80 का कहने का अर्थ है 1980 के दशक के बाद, विशेषकर पूर्वी यूरोप व 90 के दशक में रूस में क्या है बदलाव आया। यहाँ न्यू राइट का दर्शन अपना प्रभाव बना रहा है, जिसको बढ़ाने में वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की शर्तों के अनुकूल क्या है वातावरण बना रही है। तो इन देशों के अध्ययन को के हिसाब से भी लोक प्रशासन के क्षेत्र को बांटा जा सकता है। तीसरा, तृतीय विश्व के देश, यानी कि जो देश क्या हैं पिछड़े हुए हैं, खासकर अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देशों का अध्ययन इसके भीतर किया जाता है। ये देश औपनिवेशिक देश थे, यानी कि किसी न किसी देश के ये गुलाम रहे हैं जो एक पुलिस राज्य थे। पुलिस राज्य यानी कि जो देश इन पर शासन कर रहा था उसको पुलिस राज्य कहा है, जिससे यहाँ लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या था संकुचित था। स्वतंत्रता के बाद इन देशों में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन तथा निजी क्षेत्र व नागरिक समाज का क्या था अभाव था, जिससे ये देश यूरोपियन मार्क्सवादी समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। इसलिए यहाँ प्रशासनिक राज्य की अवधारणा आने लगी व लोक प्रशासन तो ये गतिविधि के रूप में या विश्व में क्षेत्र दृष्टि के रूप में लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन है। अब हम देखते हैं पोस्ट कॉर्प दृष्टि के अनुसार लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र। तो पोस्ट कॉर्प, जैसा कि मैंने आपको बताया, पी से प्लानिंग में यह प्रशासन की पहली क्रिया है जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि एक प्लान आप तैयार करते हैं कि किसका आपने अध्ययन करना है, या अगर संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्लान किया जाता है। इसके अंतर्गत ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य रीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे क्या करना है और कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा आदि का आकलन और नियोजन इसके भीतर किया जाता है, प्लानिंग के भीतर। उसके बाद दूसरा आता है
ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इससे पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि जो पोस्ट कॉर्प का विचार है, सर्वप्रथम फेयल और उर्विक ने इन सिद्धांतों की चर्चा की जिसमें पोस्ट कॉर्प की गतिविधियां सम्मिलित थी, किंतु लूथर गुलिक को क्या है, पोस्ट कॉर्प विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, फेयल और उर्विक ने सबसे पहले ऐसे विचारों का संग्रहण किया जिसमें पोस्ट कॉर्प की गतिविधियां सम्मिलित थी, यानी कि पोस्ट कॉर्प के रूप की भांति का उन्होंने खाका तैयार कर लिया था, किंतु लूथर गुलिक ने इसका बारीकी से अध्ययन किया, इसलिए उनको इसका क्या है, पोस्ट कॉर्प विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। तो मैं बात कर रहा था प्लानिंग की, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का निर्माण करना। इसके अंतर्गत प्रशासन कार्यों का विभाजन और आवंटन व्यक्ति को कार्य के अनुपात में सत्ता सौंपी जा सके और उसी के अनुसार उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। कार्मिकों के मध्य कार्य संबंधों को निर्धारित किया जा सके, यानी कि एक संगठन का जब निर्माण करेंगे तो उसके बाद किसी न किसी व्यक्तियों को कार्य, कुछ ना कुछ कार्य सौंपा जाएगा, तो वो सारी चीजों का अध्ययन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर किया जाता है। उसके प्रकार बाद आता है एस से स्टाफिंग, अर्थात कार्मिकों की नियुक्ति करना। संगठन की आवश्यकता अनुरूप व्यक्तियों की प्राप्ति यानी कि नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण और उनका पदस्थापन यानी कि उनका प्रमोशन क्या है, इन सब का अध्ययन स्टाफिंग के भीतर किया जाता है। डी से आता है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशित करना, कार्मिकों को कार्यों, उद्देश्यों की ओर प्रवृत्त करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कार्य निर्धारित अपेक्षा अनुसार करें। इसमें नियंत्रण भी शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जब निर्देशित, मतलब किसी संगठन को अगर आपको चलाना है तो उसके टॉप में एक व्यक्ति होता है, उसके पश्चात नीचे नीचे आते हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे भारत की बात करें तो एक प्रधानमंत्री होगा, उसके नीचे कुछ मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल के नीचे विभागीय मंत्री होंगे, सचिव होंगे, उनके नीचे क्या है, कार्मिक होंगे। तो इस प्रकार के निर्देशन को ही डायरेक्टिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। जब आपके पास बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो उनके मध्य कोऑर्डिनेशन, यानी कि कौन किस कार्य को करेगा, कैसे करेगा, उस सब को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। संगठन की सभी इकाइयों, उप इकाइयों, कार्मिकों आदि के मध्य उद्देश्यों की एकता स्थापित करना, उनमें सहयोग या टीम भावना उत्पन्न करना तथा संघर्षों को टालना प्रशासन का मुख्य कार्य है, और इसी को क्या कहा है, समन्वय। गतिविधियों से उच्च प्रबंधक वर्ग प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत होता है, यानी कि निचला कर्मचारी ऊपरी कर्मचारी को क्या है, प्रतिवेदन सौंपता है। ऊपर से अधीन स्तरों पर आदेश इसी आधार पर जारी होते हैं। इसके अंतर्गत उच्च अधीनस्थ दोनों सूचित रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो निचला कर्मचारी है वो अपने ऊपरी कर्मचारी को क्या है, रिपोर्ट सौंपेगा, और ऊपरी कर्मचारी जो होगा या जो अधिकारी होगा वो निचले कर्मचारी को आदेश देगा। इसी को रिपोर्टिंग कहा जाता है। डायरेक्टिंग हो गया जब ऊपरी कर्मचारी आदेश देता है, और रिपोर्टिंग हो गया जब निचला कर्मचारी उस कार्य की रिपोर्ट सौंपता है, उसे रिपोर्टिंग कहा जाता है। और अंतिम बिंदु है बी, यानी कि बजटिंग, यानी कि वित्त की व्यवस्था। इसके भीतर बिना किसी धन के आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो धन का महत्व है उसकी बात की गई है। प्रशासन पर ही अपनी समस्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आय व्यय की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, और लोक प्रशासन में वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन राजनीतिक कार्यपालिका करती है, और प्रशासकगण तदनुरूप क्या है, कार्य करते हैं। तो ये बात हुई पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की। इस आधार पर भी लोक प्रशासन के क्षेत्र को क्या है, विभाजित किया गया है विद्वानों द्वारा। हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन न केवल प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य करता है, बल्कि प्रशासन के पर्याप्त मामलों जैसे रक्षा, कानून और व्यवस्था, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कल्याण आदि कार्यों को भी क्या है, लोक प्रशासन संपादित करता है। इन सेवाओं के
विशेषज्ञ तकनीक भी होती है और इन सब को क्या है पोस्ट कॉर्प में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप पुलिस प्रशासन को ले लें तो अपराध का पता लगाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने आदि में उसकी क्या है अपनी एक विशेष तकनीक भी क्या है यूज होती है, जो इसकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। किसके? पोस्ट कॉर्प से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और क्या है दक्ष भी होती है, यानी कि एफिशिएंसी भी उसमें होती है। जैसे संगठन, कार्मिक, प्रबंध, समन्वय या वित्त के औपचारिक सिद्धांत और यह अन्य सेवाओं के लिए भी वैसी ही है। इसलिए पुलिस प्रशासन के अध्ययन में दोनों प्रक्रियाएं क्या है शामिल होती है, पोस्ट कॉर्प भी और पोस्ट कॉर्प के इतर भी। हम लेविस मेरियम के इस कथन के साथ लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र पर चर्चा समाप्त करते हैं कि लोक प्रशासन कैंची की तरह दो धारों, इस कोटेशन को भी आप याद रखिएगा, लेविस मेरियम का कोटेशन है कि लोक प्रशासन कैंची की तरह दो धारों का साधन है। पहली धार पोस्ट कॉर्प द्वारा सम्मिलित क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है, तो दूसरी धार उस विषय का ज्ञान है जिसमें तकनीकें प्रयुक्त की जाती है। इसको जरा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। एक तो पोस्ट कॉर्प है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ड्राफ्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। एक तो पोस्ट कॉर्प है, किंतु दूसरी तरफ जो तकनीकें यूज हो रही है इन पोस्ट कॉर्प को चलाने के लिए, व्यक्ति विशेष का अपना जो नॉलेज है उन सबको भी हमें सम्मिलित करना होता है किसी प्रशासन को चलाने। उसके बाद हमारे पास आता है कल्याणकारी विचारधारा। कल्याणकारी विचारधारा का अर्थ है, क्योंकि आज जो राज्य हैं, पहले राज्य पुलिस राज्य होते थे। पुलिस राज्य कहने का अर्थ है कि उनका कार्य सिर्फ अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना होता था, किंतु अब जो 21वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के राज्य हैं, ये केवल सुरक्षा ही नहीं मुहैया कराते अपने नागरिकों को, बल्कि उनके विकास के लिए भी कार्य करते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। अगर कोई अक्षम है, अपाहिज है, तो उसकी अपाहिजता को दूर करने या उसको राज्य के द्वारा कुछ ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जाती है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो इस दृष्टिकोण को ही लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहा जाता है और इस हिसाब से भी क्या है लोक प्रशासन का क्षेत्र बांटा जा सकता है। लोक प्रशासन का यह क्षेत्र राज्य को लोक कल्याणकारी रूप में स्वीकार करते हुए यह कहता है कि प्रशासन का उद्देश्य जनता को सुखी बनाना है, इसलिए राज्य को वह सभी कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे उनको मौलिक अधिकारों से जानकारी देना, उनकी जीविका उपार्जन का प्रयास करना। ये सभी कार्य लोक कल्याणकारी विचारधारा के भीतर आते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में फैले हुए सभी कार्यों से संबंधित है। आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं रहा, वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी क्या है महान साधन बन गया है। तो ये तो मैंने आपको 4 दृष्टिकोण बताए लोक प्रशासन के क्षेत्र के, जिसमें एक तरफ आप प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के देशों के आधार पर लोक प्रशासन के क्षेत्र को बांटते हैं। दूसरा उसकी पर्व दृष्टिकोण के अनुसार बांटते हैं और चौथा लोक कल्याणकारी विचारधारा के आधार पर आप लोक प्रशासन के क्षेत्र को बांटने का प्रयास करते हैं। किंतु इन चारों ही प्रकार के जो क्षेत्र का अध्ययन मैंने किया, इनसे निष्कर्ष रूप में लोक प्रशासन का क्या क्या क्षेत्र हमारे सामने आता है उसको अब हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो आता है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्यों कैसे से है। क्यों और कैसे से, किसी कार्य को क्यों करना है और किसी कार्य को कैसे करना है, यह लोक प्रशासन का अध्ययन विषय है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या से है, जिसका अर्थ है उन समस्त लक्ष्यों की उपस्थिति जिनको हम सामग्री कहते हैं। यानी कि क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि गरीबी है, क्यों करना है क्योंकि अक्षमता है, क्यों करना है क्योंकि लोग वंचित हैं, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है। तो इस सब को क्या है क्यों में आया,
कि आखिर हमको करना क्यों है और कैसे कैसे का संबंध है उन क्रियाओं से जिनके माध्यम से हम इन कार्यों को जमीनी हकीकत में उतारेंगे, जिनका प्रयोग सरकार उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करती है, जैसे वित्त, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व इत्यादि क्या है इसके उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत प्रशासन के दोनों पहलू आ जाते हैं, सिद्धांत तथा व्यवहार। यानी कि सिद्धांत मैंने आपको जब बार बार बताया है कि जब भी हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमको इसके सिद्धांत पहलू और व्यवहारिक पहलू दोनों को देखना होता है कि सिद्धांत में बातें क्या हो रही है और व्यवहार में क्या हो रहा है। जैसे सिद्धांत में बातें की जाती है कि संविधान क्या क्या कार्य करेगा, किंतु जब हम व्यावहारिक धरातल पर देखते हैं तो हम तो पहला हो गया लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसका संबंध सरकार के क्यों और कैसे से है। दूसरा आता है कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन। कार्यपालिका की क्रियाशीलता का तात्पर्य है कार्यपालिका किन किन कार्यों को कर रही है उनका अध्ययन करना। लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जो कार्यपालिका के क्रियाशील तत्वों का क्या है अध्ययन करता है। लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका की उन समस्त असैनिक क्रियाओं से है जिनके द्वारा वह राज्य के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। लोक प्रशासन का यह संकीर्ण रूप है, क्योंकि मैंने आपको लोक प्रशासन का जो संकीर्ण रूप है यानी कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण ही कार्यपालिका के अध्ययन में आता है। क्योंकि इन चीज़ों को मैं जब 4 प्रकार मैंने बताए हैं वो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, इसलिए कई चीज़ों का क्या है दोहराव भी यहाँ होता रहेगा। प्रशासन का जो वास्तविक उत्तरदायित्व है वो कार्यपालिका से ऊपर है, चाहे वो राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय स्तर के ही क्यों ना हो। लोक प्रशासन का संबंध संगठन की समस्याओं से है। संगठन की समस्याओं से अर्थ है कि जो संगठन हमने निर्माण किया है जनता को अधिक से अधिक क्या है लाभ देने के लिए, उसके जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए, तो उस संगठन में क्या क्या समस्याएं आ रही है यह भी लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र का विषय है। लोक प्रशासन में हम प्रशासनिक संगठन का अध्ययन करते हैं। सरकार के विभागीय संगठन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में नागरिक सेवाओं के विभिन्न सूत्रों, उसके संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों का क्या है व्यापक अध्ययन किया जाता है। चौथा जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है उनको किन किन समस्याओं का सामना अपने कार्य के दौरान करना पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूं, अगर कोई विभाग है वो कार्य कर रहा है जनता के हित में, किंतु उसे अपने कार्य के दौरान कहीं समस्याएं आ रही है। जैसे अभी हमारा कार्य है आप लोगों को शिक्षा प्रदान करना, और क्योंकि कोरोना काल है और इस दौरान हमको आप लोगों को ऑनलाइन मोड पर शिक्षा देनी है, किंतु कहीं जगह समस्याएं ये आ रही है। इनकी क्या क्या समस्याएं आ रही है आप देखिए। पहली समस्या है कि छात्रों के पास क्या है ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए साधन नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि शिक्षक कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। जरूरी नहीं है सभी ऐसे हों, पर कहीं ना कहीं ऐसी समस्या भी हमें देखने को आ रही है, क्योंकि जो हमारे शिक्षक हैं वह उस समय के शिक्षक हैं उस जबकि मोबाइल का जन्म भी नहीं हुआ था, और भले ही बेसिक नीड्स ने हमको मोबाइल के संचालन के लिए बाध्य किया हो, पर सभी लोग इतने दक्ष नहीं हैं कि वो मोबाइल का संचालन इस रूप में कर सकें कि छात्रों को क्या है शिक्षा दी जा सके ऑनलाइन मोड पर। तो यह समस्या भी हमारे सामने आ रही है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया अपने विभाग से संबंधित। ऐसे हर विभाग की कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं के अध्ययन का भी लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैंने आपको सिर्फ 2 समस्याएं गिनाई उदाहरण के लिए। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, सेवाओं की दृष्टि
अध्ययन किया जाता है। अगला जो इसका विषय क्षेत्र है वो है इसका संबंध सामान्य प्रशासन से है। सामान्य प्रशासन यानी कि जो बेसिक कार्य प्रणाली होती है किसी विभाग के, उससे उसको उसके नॉलेज भर से इसका संबंध है। लक्ष्य निर्धारण यानी कि आप पहले टारगेट बनाएंगे कि आपको कार्य क्या करना है। व्यवस्थापिकाएं एवं प्रशासन संबंधी नीतियां कि आखिर किसी प्रशासन को चलाने के लिए आपको क्या है, कुछ नीतियों का निर्माण करना पड़ता है, तो वो नीतियां। सामान्य कार्यों का निर्देशन, जो बेसिक कार्य हैं उनका निर्देशन। स्थान कि कहाँ आप संगठन का निर्माण कर रहे हैं, उस स्थान पर जहां आपने संगठन का निर्माण किया है उस संगठन का नियंत्रण आदि लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या है, सम्मिलित होते हैं। सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याएं लोक प्रशासन के अंतर्गत क्रय, क्रय यानी कि किस चीज को खरीदना, स्टोर करना यानी कि उसको अगर हमको स्टोर करना, इसको मैं फिर अपने विभाग से समझाता हूँ कि क्रय करना मतलब अगर हमको आप लोगों को अध्ययन अध्यापन कराना है और हमको ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर इनकी आवश्यकता है, तो उसका अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जाएगा। स्टोर करना, अगर उनमें कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो उनका स्टोर करना। वस्तु प्राप्त करने के साधन तथा कार्य करने के यंत्र आदि का भी क्या है, ये कौन कौन सी प्रक्रिया से होंगे, इन सभी का अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। उसके पश्चात आता है वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। तो अगर हमको कुछ चीज क्रय करनी है और उसमें हमको वित्त लगता है, हमने अगर एक चौक खरीदी उसमें है, जैसे आपने देखा होगा प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो इसी चीज के लिए होते हैं, कौन व्यक्ति आ रहा है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इस सब का अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। उसके पश्चात प्रशासकीय उत्तरदायित्व। प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अर्थ है कि किस व्यक्ति का क्या कार्य है, यह भी क्या है, अध्ययन किया जाता है लोक प्रशासन के भीतर। जैसे लोक प्रशासन की प्राधि में हम सरकार के विभिन्न उत्तरदायित्वों का विवेचन करते हैं। न्यायालयों के प्रति उत्तरदायित्व, जनता तथा विधानमंडल आदि के प्रति हाँ, तो कौन व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायित्व है, इसका अध्ययन भी लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। जैसे अगर एक विभाग है तो उसमें जो विभाग का हेड है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, जो विभागीय मंत्री है उसके प्रति उत्तरदायित्व होगा। और जो विभाग में कर्मचारी हैं वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, जो विभाग का हेड है उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार इन उत्तरदायित्वों का अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। और अंतिम जो इसका अध्ययन क्षेत्र है वो है मानव तत्व का अध्ययन, क्योंकि आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी जो मनोदशा है वो बदलती रहती है। और मानव क्या है, अपने आप में हमेशा ही अपूर्ण रहा है। इसलिए इन मानवीय तत्वों का अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। क्योंकि मानवीय मनोदशा, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि फिर मैं उदाहरण अपने ही विभाग का दूंगा कि आप लोगों का अगर क्लास चलना है और एक शिक्षक क्लास लेने जा रहा है, अगर उस नहीं कर सकता है, या फिर अगर आपने शिक्षक को क्लास संचालन का कार्य दिया है और उसको वो सामग्रियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जिससे कि वो क्लास को संचालित कर सके, आपने एक अच्छा क्लासरूम ही नहीं बनाया है, या फिर आपने क्लासरूम में चौक डस्टर की सुविधाएं ही नहीं रखी है, तो कैसे क्लास का संचालन होगा। तो इन सभी तत्वों का अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जा सकता है या किया जाता है। या फिर कैसे कोई शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से क्या है, अध्ययन अध्यापन करा लेते हैं और कैसे नहीं करा पाते हैं, तो वो उनकी क्या है, मानवीय खूबियां हैं। तो वो कौन सी मानवीय खूबियां हैं जिनके कारण कोई बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य करा पा रहे हैं और कोई नहीं करा पा रहे। मैं सिर्फ अपने विभाग से ही बात कर रहा हूँ, ऐसे आप और समय पे भी ले सकते हैं। अगर कोई डीएम है तो कैसे कोई डीएम जनता में क्या है, लोकप्रिय हो रही है और कैसे कोई नहीं हो रही है।
ऐसे ऐसे कौन से गुण हैं जिस कारण वो लोकप्रिय हो रही है या जनता उसे प्यार कर रही है, और ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण जनता नहीं कर रही। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र से संबंधित जो आज का लेक्चर दिया गया, कहीं ना कहीं इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। और अगर सच में इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करना न भूलें। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।